नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। शिक्षा जो है वो प्रकृति का आधार है फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल की धमाकेदार क्लास। क्या होता है पार्टिसिपल? तो पार्टिसिपल एक कृदंत होता है जो आधा क्रिया और आधा विशेषण होता है। अंग्रेजी भाषा में 3 पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म रहता है और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। चलिए बुक में देखते हैं हमारी बुक में क्या दिया हुआ है। हम रेडियंस पार्ट 3 क्लास 8 की बुक में लेसन नंबर 16 पढ़ रहे हैं फ्रेंड, जो कि है हार्वेस्टिंग रेन। हार्वेस्टिंग रेन मीन्स क्या होता है, वर्षा के पानी का संरक्षण। वर्षा के पानी को हम किस तरह से बचाते हैं, तो स्लोपिंग रूफ वगैरह घर बना के, ये मैंने आप लोगों को पूरा टोटल क्लियर कर दिया है इसकी पहली वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है फ्रेंड तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद आज हम अपना पोर्शन करने वाले हैं ग्रामर का। ग्रामर में दिया गया है पार्टिसिपल्स। तो क्या होता है पार्टिसिपल? सबसे पहले तो ये समझिए कि पार्टिसिपल जो होता है वो क्रिया का वो रूप है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। जैसे हिंदी अर्थ में अगर क्रिया के अंत में कर, करके या करता हुआ शब्द आए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। इसे हिंदी में कृदंत कहते हैं, ठीक है। तो सुनिए फ्रेंड, अगर कोई काम पार्टिसिपल, अगर कोई काम प्रेजेंट में कर रहा है तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और अगर वो कोई काम पास्ट में कर रहा है तो वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल होगा, और अगर वो कोई काम पूरा कंफर्म खत्म कर ले रहा है, तो समाप्त हो रहा है, मतलब उसका पूरा काम एंड हो जा रहा है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बस पार्टिसिपल में और कुछ नहीं है, कोई स्पेशल रूल्स नहीं है। बस इसमें आपको यही समझना है कि इंग्लिश भाषा में 3 पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट में आईएनजी लगता है, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हियर थ्रिलिंग इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हमने पहले पढ़ चुका है ना, मतलब आनंददायी अनुभव, प्रसन्न अनुभव, एक मतलब सुखद अनुभव। तो यहाँ जो थ्रिल है वो वर्ब है, वो वर्ब की बेस फॉर्म है, लेकिन इसमें आईएनजी जो जुड़ा हुआ है, आईएनजी जुड़ने के बाद ये क्या हो गया है, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करने लगा है। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, सुखद अनुभव। अनुभव कैसा है, अनुभव सुखद है। इसका मतलब क्या है कि ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। चलिए देखते हैं। वी सा एन इंटरेस्टिंग मूवी। हमने एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी, हमने देखी है मूवी, और मूवी के पहले क्या लग रहा है, एंटरटेनिंग, यानी एंटरटेन एक वर्ब था और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, रोबोट हैज़ अमेजिंग विजुअल। रोबोट के पास क्या है, अमेजिंग विजुअल्स है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ही सैट ऑन ए ब्रोकन चेयर। वो किस कुर्सी पे बैठा है, टूटी हुई कुर्सी। कुर्सी कैसी है, टूटी हुई है, ब्रोकन चेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि इन सम केसेस बोथ द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द सेम वर्ब कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल। इसका मतलब क्या है कि कुछ विशेष मामलों में क्या होता है कि एक ही क्रिया के वर्तमान पार्टिसिपल और भूत पार्टिसिपल दोनों को विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, जैसे देखिए, अमेजिंग मीन्स क्या होता है, अद्भुत, और अमेज्ड मीन्स क्या होता है, चकित, और बोरिंग मीन्स क्या होगा, उबाऊ, और बोर्ड मीन्स क्या होता है, उबा हुआ। इसका मतलब एक क्या है, एक किसका काम कर रहा है, एक काम कर रहा है विशेषण का और एक काम कर रहा है वर्ब का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ दिया गया है। पास्ट पार्टिसिपल व्हेन यूज्ड एज एडजेक्टिव कैन बी फाउंड इन फ्रेजेस। पास्ट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो फ्रेजेस मतलब एक वाक्यांश होगा, वो अलग से कोई ये नहीं है कि एक नाउन हो जाएगा या कुछ भी, वो एक वाक्यांश होगा। जैसे ए ब्रोकन लेग, एक टूटा हुआ पैर, अ क्लोज्ड डोर, एक बंद दरवाजा, अ क्राउडेड बस, भीड़ भरी बस, एन एयर कंडीशनड बिल्डिंग, एक वातानुकूलित इमारत, अ मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन का क्या मतलब, एक विवाहित महिला। ये जो है क्या है, ये एक फ्रेज है, यानी वाक्य का एक अंश है। फ्रेजेस मीन्स क्या होता है, फ्रेजेस मीन्स होता है वाक्यांश। और नेक्स्ट क्या दिया है, अ यूज्ड कार। यूज्ड कार का मतलब एक प्रयोग की हुई कार। और नेक्स्ट अपना देखते हैं, ए सील्ड इनवेलप, मतलब एक सील बंद लिफाफा। एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन मीन्स क्या होता है, एक शिक्षित व्यक्ति। अ ब्रोकन प्रॉमिस मीन्स होता है एक टूटा हुआ वादा। एन इंजर्ड सोल्जर मीन्स क्या होता है, एक घायल सैनिक, ठीक है। ए लॉक डोर का मतलब क्या होता है, एक लॉक किया हुआ दरवाजा। ए नोन फैक्ट मीन्स क्या है, एक ज्ञात तथ्य। तो ये सब क्या है, देखिए
जैसे कि एक टूटा हुआ पैर जो हमने लिया है, ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये ब्रेक का जो है वो थर्ड फॉर्म है, यानी एक टूटा हुआ पैर। तो इसका मतलब वो पहले पैर टूट चुका है, आज नहीं टूट रहा है। वो पैर जो है वो पहले ही टूट चुका है, इसका मतलब वो काम पहले हुआ है। पहले का मतलब पास्ट में हुआ है, और जब पास्ट में होगा फ्रेंड तो बिना सोचे समझे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है। ए नोन फैक्ट मतलब एक ज्ञात तथ्य, ज्ञात का मतलब क्या है कि वो पहले से ही ज्ञात है, वो आज नहीं ज्ञात हुआ है या प्रेजेंट में नहीं काम हो रहा है, वो पहले से ही क्या है, ज्ञात तथ्य है। तो वहां पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए किस तरह से क्रिया विशेषण का यूज होता है। एन एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्रिया विशेषण को जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ एडजेक्टिव से पहले रखा जाता है। कैसे, देखिए, ए वेल नोन फैक्ट, एक अच्छी तरह से जाना हुआ फैक्ट। और एक चीज आपको बता दूं, एडवर्ब ज़्यादातर आप पहचानिएगा, एडवर्ब के लास्ट में एल वाई लगा रहता है। ठीक है, ये भी एडवर्ब की एक पहचान है, 100% नहीं है, बट हाँ कुछ कंडीशन में एल वाई लगा रहता है तो हम पहचान लेते हैं वो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब मीन्स क्या होता है, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण होता है। ये किसकी विशेषता बताता है, तो क्रिया की ही विशेषता बताएगा। जैसे यहाँ पे आप पहला देखिए, ए वेल नोन फैक्ट, यहाँ पे वर्ब क्या है, नोन। तो नोन की विशेषता कौन बता रहा है, वेल बता रहा है कि एक बहुत अच्छा फैक्ट, एक सुविदित फैक्ट। नेक्स्ट आप देखिए स्लाइटली यूज्ड बुक, स्लाइटली यूज्ड बुक्स का मतलब क्या होता है, एक बारीकी से इस्तेमाल की हुई किताब। क्या है, स्लाइटली, स्लाइटली ये किसकी विशेषता बता रही है, यूज्ड की विशेषता बता रही है कि ये किताब क्या हो चुकी है, पहले से यूज हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, ए वेल बिहेव्ड चाइल्ड का मतलब क्या है, ये बच्चे का व्यवहार कैसा है, वेल बिहेव है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, बिहेव की, यानी जो क्रिया की विशेषता बताएगा वही क्या है, हमारा क्रिया विशेषण। अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपना देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑलमोस्ट एंड नियरली। दोनों का जो मीन्स होता है, नियरली मीन्स लगभग पास पास, और ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। ठीक है, दोनों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लगभग ही होता है। लेकिन अब हम कहाँ पे ऑलमोस्ट का यूज करेंगे और कहाँ पे नियरली का यूज करेंगे, यही समझना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ऑलमोस्ट एंड नियरली हैव सिमिलर मीनिंग। ऑलमोस्ट और नियरली के जो होते हैं मीनिंग क्या होते हैं, लगभग अर्थ क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं। दे आर बोथ यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज, वे दोनों यूज किए जाते हैं किसके लिए, आइडियाज को व्यक्त करने के लिए। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, व्यक्त करना, आइडियाज मीन्स विचार। कनेक्टेड विद प्रोग्रेस, जो किससे जुड़े होते हैं, प्रोग्रेस से, मेजरमेंट से और काउंटिंग से। प्रोग्रेस प्रगति से, माप से या फिर गणना से। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, ही स्लिप्ड एंड ऑलमोस्ट फेल टू ग्राउंड, वो फिसल कर जमीन में गिर गया। ठीक है, ही स्लिप्ड वो फिसल गया, एंड ऑलमोस्ट फेल टू द ग्राउंड और लगभग जमीन पर क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही स्लिप्ड एंड नियरली फेल टू ग्राउंड। मतलब क्या है, मतलब कि है कि वो फिसल गया और लगभग जमीन पर गिर गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट है लेकिन वो लगभग फिसल कर जमीन पर गिर गया। दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा, जब वो गिरेगा तो क्या होगा, लगभग फिसल कर ही गिरेगा, वो फिसल कर जमीन पर गिर गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। डिनर इज ऑलमोस्ट और नियरली रेडी, इसका मतलब क्या है, डिनर जो है वो रेडी है, डिनर जो है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा, मतलब लगभग तैयार भी है और लगभग तैयार हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसमें टाइम मेंशन करना चाहें तब देखिए क्या होगा, कंपेयर कीजिए। इट इज नियरली 12 o'clock, तो इसका मीन्स क्या है, परहैप्स 11:45 o'clock। इसका मतलब क्या है कि 11:45 यानी लगभग 12 बजे हैं। जहाँ पे हम नियरली का यूज कर रहे हैं उसका मतलब है कि लगभग 12 बजे हैं। लेकिन इट इज ऑलमोस्ट 12 o'clock, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि 12 बजने वाले हैं। इसका मतलब यही है कि हमको सबसे करीब कौन मिल रहा है। तो इसलिए ऑलमोस्ट और नियरली में बस इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड, कि हम सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे लगभग 12 बजे हैं या 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं या लगभग 12 बजे हैं, तो दोनों में सबसे करीब कौन होगा, सबसे करीब कौन होगा, सबसे करीब ऑलमोस्ट वाला सेंटेंस ही होगा। कि लगभग 12 बज गए हैं, इसका मतलब 11:55 हो रहा है, 5 मिनट बाद 12 बच जाएगा। समझ गए आप। तो ऐसा ऑलमोस्ट और नियरली का जब भी आपको डिफरेंस पूछिए, आप एक काम कीजिए, सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद उसका अर्थ निकालिए, देखिए सबसे नियरेस्ट मीनिंग कौन सा आ रहा है, जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा वहाँ पे आप यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट हमारा दिया है पॉइंट, नियरली कैन बी यूज्ड विद वेरी एंड प्रिटी, ऑलमोस्ट कैन बी यूज्ड विद वेरी एंड प्रिटी।
नियरली का जो यूज होता है वेरी एंड प्रिटी और ऑलमोस्ट कैन नॉट बी यूज्ड, ऑलमोस्ट का जो यूज वो वेरी और प्रिटी के साथ नहीं होगा। मतलब नियरली का यूज वेरी एंड प्रिटी के साथ, जिस वाक्य में वेरी और प्रिटी आएगा वहाँ नियरली यूज होगा, और जिस वाक्य में वेरी और प्रिटी आएगा वहाँ पे ऑलमोस्ट का यूज नहीं होगा। सिंपल सा है, वेरी प्रिटी आए नियरली लगा दो बस, ठीक है। आई हैव प्रिटी नियरली फिनिश्ड, आई हैव मैं लगभग समाप्त कर चुका हूँ। नेक्स्ट है नॉट आई हैव प्रिटी ऑलमोस्ट फिनिश, नहीं मैं लगभग समाप्त कर चुका हूँ। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा सही है? वैसे भी हम रूल पढ़ चुके हैं कि प्रिटी के साथ क्या लगेगा, नियरली ही लगेगा। तो वैसे अगर हमें रूल याद है तो हम रूल से जान जाएंगे, और अगर हमें रूल्स नहीं याद है तो हम पहले वाक्य का अर्थ निकालेंगे, देखेंगे कौन सा सटीक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नियरली सजेस्ट प्रोग्रेस टुवर्ड ए गोल, नियरली क्या सजेस्ट करता है? नियरली सुझाव देता है कि हमारा लक्ष्य की ओर हमारी प्रगति का सुझाव देता है। और ऑलमोस्ट क्या सजेस्ट करता है? आइडिया सजेस्ट, ऑलमोस्ट जो है वो समानता जैसे विचारों का सुझाव देता है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी, वो मेरे लिए लगभग एक पिता की तरह है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी, तो ये सही है। ही इज नियरली लाइक ए फादर टू मी, इसका मतलब है अच्छा है, नहीं वो लगभग मेरे पिता की तरह है, तो ये नहीं ज़्यादा सटीक है। ज़्यादा सटीक कौन सा है? फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी हैज़ गॉट ए गुड एसेंट, उसका उच्चारण अच्छा है। सी ऑलमोस्ट साउंड अमेरिकन, वो अमेरिकन लगती है, मतलब वो अमेरिकन लगती है, उसका उच्चारण ऐसा है कि वो अमेरिकन लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलमोस्ट इज नेवर यूज्ड विद ए निगेटिव, ऑलमोस्ट का यूज कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यू कुड से ए इज ऑलमोस्ट एज गुड एज बी, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ए अच्छा है एज बी, यानी बी की तरह। ए इज ऑलमोस्ट एज गुड, ए उतना ही अच्छा है जितना अच्छा बी है, और ए इज नियरली एज गुड एज बी, या फिर ए कितना अच्छा है? ए उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा बी है, और ए लगभग बी जितना अच्छा है। लेकिन बट यू कैंट से ए इज ऑलमोस्ट नॉट एज गुड बी, इसका मतलब क्या है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए लगभग बी जितना अच्छा नहीं है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट और नियरली दोनों का यूज अपनी अपनी जगह पर होता है, बस हम इतना याद रखेंगे जहां पर वेरी और प्रिटी आएगा यूज नहीं होगा, और ऑलमोस्ट का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं, क्या दिया गया है कि नियरली इज नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर निगेटिव वर्ड्स लाइक नेवर, नोबडी, नथिंग, एनी, एक्सेट्रा। लगभग का प्रयोग सामान्यतः नकारात्मक शब्दों जैसे कभी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई भी आदि के पहले नहीं किया जाता, ठीक है। इसके स्थान पे हम किसका यूज करते हैं? इंस्टेड वी यूज ऑलमोस्ट और हार्डली। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, और हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, इसकी जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन विद ईवर, एनीबॉडी, एनीथिंग, देखिए एनीथिंग, नथिंग की जगह आप एनीथिंग का यूज कर सकते हैं, और नेवर की जगह आप ईवर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे निगेटिव चीज का यूज नहीं करेंगे। जैसे द स्पीकर सेड ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब वक्ता ने लगभग कुछ नहीं कहा। और दिया है द स्पीकर सेड हार्डली एनीथिंग, तो हमारा सेंटेंस कौन सा सही होगा? हमारा सेंटेंस होगा ये सही, द स्पीकर सेड हार्डली एनीथिंग, मतलब वक्ता ने मुश्किल से कुछ कहा, जो कि ऊपर वाला हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, द स्पीकर सेड ओनली ए फ्यू वर्ड, इसका मतलब यही है मुश्किल से कुछ कहा कि मतलब कुछ शब्द कहा है, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, जो उसको समझ में आया थोड़ा बहुत महत्व का, उसने कुछ शब्द कहा है। द स्पीकर सेड नियरली नथिंग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, वैसे भी हम पढ़ चुके हैं नियरली के साथ हम नेवर, नोबडी, नथिंग, एनी का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा बस यही 2-3 रूल है कि वेरी और प्रिटी का यूज किसके साथ होगा? ओनली नियरली के साथ होगा, ऑलमोस्ट के साथ नहीं होगा। चलिए हम अपना एक्सरसाइज देखते हैं फ्रेंड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पार्टिसिपल, करेक्ट पार्टिसिपल हमें भरना है इस वाक्य में। प्रेजेंट मतलब हम आईएनजी लगा देंगे, पास्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जो कभी कभी ईएन से स्टार्ट होती है, ईएन से एंड होती है, या फिर कभी ईडी से एंड होती है, ठीक है। जैसे नो है तो नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है। ऐसे से हम वर्ब की जब फॉर्म्स को पढ़ लेंगे तो ज़्यादातर तो सिमिलर होता है, बट कुछ कुछ होता है थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वो आई वॉज बोर्ड ड्यूरिंग द मूवी एंड आई फास्ट एज स्लीप, मतलब क्या है? मैं बोर हो गया था, मैं ये मूवी देखते देखते और मैं सो गया। हमारा पहला सेंटेंस है आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी कपड़े धोने के बाद, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से कपड़े धोने के बाद इंसान को क्या होगा? टायर दिया ही हुआ है इन ब्रैकेट, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गया था, यानी आई फेल्ट टायर्ड। नेक्स्ट है हमारा लास्ट नाइट, मतलब बीती हुई रात को मैंने क्या देखा? आई सा एन मूवी दिया है तो इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी। आई डिड नॉट एन्जॉय वॉचिंग गोडजिला, मतलब क्या है? मुझे गोडजिला देखने में मज़ा नहीं आया। क्यों? एक फिल्म का नाम है, क्योंकि ये क्या थी? डरावनी फिल्म थी, यानी फ्राइटनिंग मूवी। माई फ्रेंड वॉज पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके बाद ही बता पाएंगे। सरप्राइज दिया है, माई फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड, हाँ यहाँ पे सरप्राइज्ड होगा। व्हेन ही सा वियरिंग स्वेटर्स इन जून इन शिमला, मेरा जो फ्रेंड था वो क्या हो गया? वो सरप्राइज हो गया जब उसने क्या देखा
कि जून में लोग क्या पहने हुए हैं शिमला में? स्वेटर। जून में तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, बट शिमला में हमेशा ही ठंडा पड़ता है। लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा को सीखना, इज समटाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मतलब एक नई भाषा को सीखना क्या है, मेरे लिए कभी कभी एकदम निराशाजनक हो जाता है, होपलेस हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वेयर, एक्साइट का एक्साइटेड होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे टू सी द टाइगर्स एट द सर्कस, सर्कस में किसको देखने के लिए? बाघ को, यानी टाइगर्स को। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट पास्ट पार्टिसिपल। बात पास्ट पार्टिसिपल की आ गई, हमारे माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। अब ये थर्ड फॉर्म चाहे ईडी से एंड होगा या फिर ईएन से एंड होगा या फिर अलग अलग भी हो सकता है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आप लोगों के लिए कर दिया गया है। आई कांट गो टू द लाइब्रेरी बिकॉज द डोर लॉक्ड, मैं लाइब्रेरी नहीं जा सका, क्यों? क्योंकि मेरी जो दरवाजा था वो लॉक था। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे फ्रेंड, देखिए आप देख सकते हैं। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पार्टिसिपल क्रिया का वो रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। हिंदी अर्थ में क्रिया के अंत में कर, करके, करता हुआ शब्द आते हैं। इसके तीन रूप होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी आप वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सम इंपॉर्टेंट रूल्स में 2-3 रूल्स हैं। वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से होना ही चाहिए, वरना पार्टिसिपल का यूज ही क्या रह जाएगा। जैसे है प्लेइंग इन द फील्ड ए फुटबॉल हिट मी, मतलब एक गार्डन में खेलते हुए एक फुटबॉल ने मुझे मार दिया। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का सही मीन नहीं लिखा है। जब हम यहाँ पे वाइल लगाएंगे तो उसके बाद हमारा सेंटेंस, जबकि मैं गार्डन में खेल रहा था मुझे एक फुटबॉल ने आके मार दिया। जहाँ पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, वहाँ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किसका यूज करेंगे हम? परफेक्ट पार्टिसिपल का। चलिए हम आ जाते हैं अपने फिर एक्सरसाइज पे। कुछ एक्सरसाइज हमारी बची रह गई थी, इसको मैंने आपको समझा दिया है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पार्टिसिपल में कुछ ही नहीं है फ्रेंड, पार्टिसिपल का सिर्फ आप वाक्य पढ़िए, वाक्य का अर्थ निकालिए, और अगर काम पूरी तरीके से हो गया हो तो वहाँ पे आप परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दीजिए, अगर हो रहा हो प्रेजेंट में आईएनजी लगा दीजिए, और अगर बीते हुए कल में हुआ हो तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आंख बंद करके लगा दीजिए। जैसे यहाँ वेयर इज द गोलघर, गोलघर कहाँ स्थित है, बस स्थित का इंग्लिश क्या होता है? सिचुएशन, सिचुएटेड लगा दीजिए आप, हो गया। लास्ट नाइट माने पिछली रात, आई स्लेप्ट ओनली फॉर 5 आवर्स, मैं केवल 5 घंटा सो पाया, क्यों? आई एम सो टायर्ड टुडे, इसलिए मैं आज क्या हूँ? बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। यहाँ पे आप टायर्ड नहीं बोल के आप ये भी बोल सकते हो एग्जॉस्टेड। या फिर नेक्स्ट है हमारा माई रूम इज़ नॉट, मेरा कमरा नहीं है, सो इट इज़ हॉट इन समर, इसलिए यहाँ गर्मी लगती है। कब? गर्मियों में गर्मी लगती है, तो मेरे कमरे में क्या नहीं है? एसी नहीं होगा, एयर कंडीशनड होगा यहाँ पे। आई हैव 2 सिस्टर, मेरे पास 2 बहनें हैं, वन इज सिंगल, जब एक सिंगल है तो दूसरी विवाहित ही होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द अदर इज मैरिड, MARRIED, मैरिड। अनुज वॉज नॉट, अनुज नहीं था, इन पटना, पटना में, ही केम हियर व्हेन ही वॉज 6 ईयर ओल्ड, वो यहाँ पर कब आया? जब वो 6 साल का था, तो अनुज यहाँ पैदा नहीं हुआ था, यहाँ पे होगा अनुज वॉज नॉट बॉर्न इन पटना, अनुज बॉर्न पटना में नहीं पैदा हुआ था, बल्कि वो यहाँ पर कब आया? जब वो 6 साल का हो गया तब। मेनी मूवीज आर, बहुत सी फिल्में होती हैं, इन बॉलीवुड, बहुत सी फिल्में क्या होती हैं? बॉलीवुड। तो डरावनी होती हैं, बहुत सी फिल्में क्या होती हैं? डरावनी आप बोल सकते हो, आप फ्राइटेंड बोल सकते हो, या फिर मेड इन बॉलीवुड, मेनी मूवीज आर मेड इन बॉलीवुड। यहाँ पे आप देखिए, आपके इन ब्रैकेट्स वर्ब नहीं दिया गया है, तो आपको अपना माइंड क्लिक करना है बस। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि आपको इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, बिकॉज हमारे इंस्ट्रक्शन में पहले दे चुका है कि आपको यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच डायरेक्टर वॉच, कौन सा निर्देशक था इन मेकिंग द मूवी, मतलब इस फिल्म को बनाने में कौन सा निर्देशक शामिल था। शामिल का इंग्लिश क्या होता है? इन्वॉल्व, इन्वॉल्व की थर्ड फॉर्म इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट है आवर स्कूल बस इज ऑलवेज, अब ये तो बताना ही नहीं है, हमारे स्कूल की बस हमेशा क्या होती है? लेट ही होती है, मेरी भी होती थी, और इसमें लेट होगा। चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू वॉच मूवी, बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए किस चीज़ के लिए? लेट नाइट मूवी देखने के लिए, ना बच्चे बिगड़ जाते हैं। मनोज वाजपेयी इज वेल नोन एक्टर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपना सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस देखने वाले हैं, जिसमें प्रेजेंट ऑफ डिपार्टमेंट क्लासेस दिया गया है। क्लासेस दिया गया, क्लास क्या होता है? क्लास एक उपवाक्य होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेसन। थैंक यू सो मच फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।